ये जो वडेरों की हुकूमत जो है ना, इन्होंने बुनियादी तौर पर अपने अवाम का इस्तेहसाल किया है। कब्ज़ा ग्रुप है। बलूचिस्तान से सेनेट की एक सीट के लिए आपको 70-80 करोड़ से 1 अरब रुपया देना पड़ता है। इस तरह के पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं जो मुफाद परस्त ग्रुप्स हैं, वो कैसे उनको निकाला जा सकता है। आपकी एजुकेशन के ऊपर पैसा नहीं लग पाता, आपकी हेल्थ के ऊपर पैसा नहीं लग पाता, आपके स्किल डेवलपमेंट के ऊपर पैसा नहीं लग पाता, आपकी यूथ को मोटिवेट करने और उसको स्टार्टअप्स डेवलप करने में वहाँ पे पैसा नहीं लग पाता। बेगार कैंप जो हैं वो भी लैंडलॉर्ड्स के हैं। वहाँ पे अगर स्मगलिंग इतनी बड़ी है बलूचिस्तान के अंदर, कौन कौन सी स्मगलिंग नहीं होती है, और क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग में वहाँ के कौन लोग इन्वॉल्व हैं। फेडरल गवर्नमेंट जो है, वफाक जो है, वो पैसा दिए बगैर कहीं जा नहीं सकता। एक और वडेरे उनसे पैसे लेते हैं। आपने बलूचिस्तान के अंदर अपनी अपनी रियासतें बनाई हुई हैं और गुंडागर्दी की रियासतें हैं। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह रहे हों, आप उनके इंटरव्यू करें, उनको यहाँ बिठाएं, वो आपको कहेंगे भाई हमें वहाँ पे काम ही कोई नहीं करने देता। हम किसी पे हाथ डालने की कोशिश करते हैं तो पीछे से कोई दूसरा बंदूक वाला आता है और कहता है भाई ये मेरे बंदे हैं, आपने पकड़ कैसे लिए। जो दहशतगर्दी करेगा, ब्लैकमेलिंग करेगा, उसके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये स्टेट का एक ओपन और स्ट्रिक्ट स्टैंस है। किस तरह से रॉ के एजेंट्स जो हैं वहाँ पे लोगों के अंदर पैसा, असला और उनको नफरत अंगेज और किस तरह से उनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं। स्ट्रैटेजिक बॉर्डर मैनेजमेंट जब तक नहीं होगी, स्ट्रैटेजिक जॉइंट बॉर्डर मैनेजमेंट, तब तक अफगानिस्तान के साथ हमारा मसला हल नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐसी सरजमीन के बारे में हम बात करेंगे जो कुदरती वसाइल से तो मालामाल है, मगर सियासी, समाजी और माशी महरूमियों का शिकार है। हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, मारूफ कलम निगार और पाकिस्तान की उमूर पर गहरी नज़र रखने वाले मुख्तरम मुनीर अहमद साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। सर ये बताइए कि बलूचिस्तान की जो महरूमियाँ है, जो चैलेंजेस हैं, आपके ख्याल में हाउ वी कम टू द रेमेडी। पहली बात तो ये देखना पड़ेगा रेमेडी पे जाने से पहले कि असल में सूरत हाल क्या है और वहाँ पे जो महरूमियाँ हैं वो किस वजह से महरूमियाँ हैं। आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान में अब पाकिस्तान के जो अक्सर इलाके हैं वहाँ पे लैंडलॉर्ड्स जो हैं, लॉर्ड्स की हुकूमत है, खानों की हुकूमत है। तो ये जो वडेरों की हुकूमत जो है ना, इन्होंने बुनियादी तौर पर अपने अवाम का इस्तेहसाल किया है। कब्ज़ा ग्रुप है। फिर ये है कि ये ना सिर्फ कब्ज़ा ग्रुप है, ये जो वडेरा शाही है, बल्कि ये ब्लैकमेलिंग भी हुकूमतों को, रियासती इदारों को इस तरह से वो करते हैं। अपना जो ज़ुल्म है उसको छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम। ये कुछ 3-4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से, और कभी भी बलूचिस्तान के अंदर तालीम को आम करना, रोज़गार को आम करना, वहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट की फैसिलिटीज़ को दूर दराज के इलाकों तक लेके जाने का कोई हमें सूरत हाल इस तरह से नज़र नहीं आई। उसके ऊपर जो डेवलपमेंट के जो फंड्स भी आए हैं, वो भी आपने देखा कि किसी की बेसमेंट से निकल रहे हैं और किसी के अलमारियों में से निकल रहे हैं और तिजोरियों में से निकल रहे हैं, और थोड़े नहीं कि आपने कोई 10 लाख निकाल दिया, अरबों में निकल रहे हैं। और वो कहाँ से पैसा आता है? आपका बुनियादी तौर पे जो डेवलपमेंट फंड है वो वहाँ से चोरी होता है। अब आप ये देखें कि पंजाब में एक शख्स चंद करोड़ रुपए दे के वो सेनेटर की यानी पार्टी फंड वो चंद करोड़ दे के सेनेट की सीट वो ले सकता है अगर उसकी पार्टी के साथ कोई उनके साथ उनके आपस में कोई मुरासम कोई अच्छे हैं और कोई काम उसने किया हुआ है। और बलूचिस्तान से सेनेट की एक सीट के लिए आपको 70-80 करोड़ से 1 अरब रुपया देना पड़ता है। तो वो उस शख्स के पास 70-80 करोड़ या 1 अरब पार्टी फंड देने के लिए कहाँ से आता है, और एक सीट खरीदने के लिए। और जब वो एक सीट 70-80 करोड़ या 1 अरब के अंदर जब वो खरीदेगा तो वो कहाँ से पैसा पूरा करेगा। सेनेट के किसी सेनेटर को तो फंड भी उस तरह से नहीं मिलता। तो अब ये देखना पड़ेगा कि असल में जब ऐसी सूरत हाल होगी तो आपको महरूमियों का अज़ाला कैसे होगा। पहली बात यह है कि आपको कोई मेजर ऑपरेशन करना पड़ेगा जिसमें जो इस तरह के पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं, जो मुफाद परस्त ग्रुप्स हैं, वो कैसे उनको निकाला जा सकता है। उसका 2 तरीके हैं। मैं और आप तो नहीं निकाल सकते, रियासती इदारे भी नहीं निकाल सकते, लेकिन रियासती इदारे
और जो इस तरह जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो लीडरशिप है वो ये कर सकती है कि वो ऐसे लोग जो अवाम का इस्तेहसाल करते हैं, करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं, पार्टी ये अपने जो डेवलपमेंट फंड्स की खुरद-बुर्द करते हैं, उनको टिकट्स ना दें, एक बात। और अपने जो पार्टी फंड्स हैं उसको कोई थोड़ा-सा और तरह से मैनेज करने की कोशिश करें। दूसरी बात ये है कि जो डेवलपमेंट फंड है, जिसकी भी हुकूमत आती है, कोalition गवर्नमेंट आती है या किसी एक पार्टी की हुकूमत आती है, वैसे तो बलूचिस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर 2-3 पार्टीज़ मिलकर 4-4 पार्टीज़, 5-5 पार्टीज़ हाँ, मिलके जो हैं वो हुकूमत बनाती हैं, तो वो फिर रेवड़ियाँ सबको बाँटनी पड़ती हैं और सारे रेवड़ियाँ जो हैं वो उठा के अपने-अपने घरों को भाग जाते हैं। जो रेवड़ियाँ अवाम तक जानी होती हैं, जो मुफ़ाद, जो फ़ायदा अवाम तक जाना होता है, वो नहीं पहुँच पाता। आपकी एजुकेशन के ऊपर पैसा नहीं लग पाता, आपकी हेल्थ के ऊपर पैसा नहीं लग पाता, आपके स्किल डेवलपमेंट के ऊपर पैसा नहीं लग पाता, आपकी यूथ को मोटिवेट करने और उसको स्टार्टअप्स डेवलप करने में वहाँ पे पैसा नहीं लग पाता। नतीजा क्या होता है? महरूमियत। और फिर ये है कि जो वहाँ का वडेरा है, उसने चारों तरफ कब्जा किया हुआ है। रॉयल्टी के नाम पे वो पैसा कमाता है, वहाँ पे जो माइनिंग करता है उसका पैसा कमाता है, वहाँ पे वो जो कुछ भी करे तो, और अगर वो दूसरों को इंगेज करता है, आप जाके देखें कि किस तरह से बेगार कैंप्स जो हैं वो मैंने और आपने नहीं बनाए हुए, वो किसी हुकूमत ने नहीं बनाए हुए। बेगार कैंप जो हैं वो भी लैंडलॉर्ड्स के हैं। वहाँ पे अगर स्मगलिंग इतनी बड़ी है बलूचिस्तान के अंदर, कौन-कौन सी स्मगलिंग नहीं होती है? और क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग में वहाँ के कौन लोग इन्वॉल्व हैं? तो जब और फिर ये है कि जो आपके ड्रग्स और वेपन्स की जो स्मगलिंग है, उसके अंदर कौन? ये जो 4-5 चीज़ें हैं, इसके अंदर पहले तो इसको आइडेंटिफ़ाई करके फिर अब ये सूरत-ए-हाल है कि बलूचिस्तान बहुत बड़ा इलाका है। बहुत बड़ा इलाका। तकरीबन पूरे पाकिस्तान का 40% बन जाता है। यस, जब पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान का उसका एरिया 40% बन जाता है और वहाँ पे पॉपुलेशन स्कैटर्ड है। बिल्कुल, पॉपुलेशन स्कैटर्ड है क्योंकि रकबा ज़्यादा है। तो अब रकबा ज़्यादा है ना, तो वहाँ पे पॉपुलेशन स्कैटर्ड है। जो वहाँ की पॉपुलेशन है, वो बेचारी जब वहाँ पे सहूलतें नहीं हैं, तो वो फिर दूसरे प्रोविंसेस पे चले जाती है। इस्लामाबाद में आ जाएगी, पिंडी में जाएगी, लाहौर में, कराची में। अब देखें, जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं, उसमें कितने बलोची आबाद हैं। इतने बलोची तो कभी-कभी मैं कहता हूँ कि वो बलूचिस्तान के अंदर आबाद नहीं है, जी, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज़ नहीं है। आप अपने इंडिजिनस, उनका कल्चर है, इंडिजिनस ट्रेड्स हैं, आप उस इंडिजिनस ट्रेड को क्यों प्रमोट नहीं होने देते? आप इंडिजिनस जो लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले जी। हैं, उनको क्यों एजुकेट नहीं होने देते हैं? क्योंकि जब वो एजुकेट होंगे तो पूछेंगे कि भाई ये जो रॉयल्टी आ रही है, तो ये सारी की सारी आपके पास क्यों जा रही है, मेरे पास क्यों नहीं आ रही है इसकी? बिल्कुल। ये इसी के ट्रिकल डाउन साथ क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल, इसी के साथ एक जुड़े एक सवाल है कि वडेरों से पहले तो जिहाद ये है कि वडेरों के खिलाफ आप लोग जिहाद उठाए, मगर ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारे बदकिस्मती है कि पंजाब सब पे काबिज़ है, पंजाब किधर पंजाब मरकज़ काबिज़ है? यही कह रहा है कि बलूचिस्तान में कब काबिज़ है? हमारे जो सारे जो मरकज़ के पैसे हैं, जो हमें हाँ। एनएफसी अवार्ड नहीं मिल रहा, मुख्तलिफ चीज़ें बहाने बनाते। मगर ये है कि सबसे पहले तो इन लोगों को अपनी वडेरों के खिलाफ तो जिहाद करनी है। सर, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि देखें, फेडरल गवर्नमेंट जो है, वफाक जो है, वो पैसा दिए बगैर कहीं जा नहीं सकता। बिल्कुल, एक और वडेरे उनसे पैसे लेते हैं, रॉयल्टी के नाम पे लेते हैं, डेवलपमेंट के नाम पे लेते हैं। वो डेवलपमेंट पे जो पैसा जाता है, इस दफ़ा भी आप ये देखेंगे बलूचिस्तान को जो जी। पैसा मिला है, वो अगर पिछले आप 20 साल के लगा लें, और ज़्यादा पीछे मत जाएँ, लेकिन कम से कम 20 साल का जब आप हिसाब करेंगे, तो आप ऑन ग्राउंड जाके देखें। मैंने खुद बलूचिस्तान के कुछ इलाके विज़िट किए हैं। जी, मैं एक यूनिसेफ और यूएनडीपी वगैरह की मुख्तलिफ असाइनमेंट्स पे, और हम लोग कैसे जाते हैं ये हमें पता है कि वहाँ पे हमें थ्रेट्स अवाम की तरफ से नहीं होती हैं, एक तंज़ीम की हमें तरफ खवास की तरफ से होती हैं। सरीना पे जिस तरह से अटैक कर देते जी, हैं, या दूसरी, इवन वहाँ पे इतनी ऊँची-ऊँची 20-20 फीट की ऊँची दीवारें बनाई हुई हैं गेस्ट हाउसेज़ ने, कि जब उनको पता चले कि कोई फलां किसी प्रोजेक्ट पे या किसी चीज़ के ऊपर या किसी आगाही की मुहिम पे या एजुकेट करने के लिए स्किल डेवलपमेंट के किसी इनिशिएटिव के ऊपर आप जब हम वहाँ पे जाते हैं, तो हमें बहुत सारी थ्रेट्स होती हैं। मैंने तो कई सालों से जाना भी छोड़ दिया हुआ है बलूचिस्तान में, लेकिन क्यों आप डिस्करेज करते हैं? कितने जो वहाँ पे जो काम करने के लिए जाते हैं जी, लोग, उनको आप मार देते हैं। कौन मार देता है? आप अपनी रियासत के अंदर
आपने एक रियासत बनाई हुई है रियासत और रिट को आपने चैलेंज किया। और रियासत की रिट को फिर आपने उसको स्ट्रेंथन किया है। अब मुख्तलिफ पॉकेट्स के अंदर जी आपने बलूचिस्तान के अंदर अपनी अपनी रियासतें बनाई हुई हैं और गुंडागर्दी की रियासतें, और कितनी माइनिंग जो है आप लोग कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी जी जी जिसमें जितने बड़े बड़े सियासी लीडर हैं जो वफाक के ऊपर उंगलियां उठाते हैं और इस्तेहसाल की बात करते हैं, तो उनकी इस्तेहसाली अपनी इस्तेहसाल की जो रिपोर्ट्स हैं उनको देखने की आपको जरूरत है जी। और किस तरह से वो ब्लैकमेल करते हैं। और अब इंटरेस्टिंग तो बात ये है, अगर अब एक तो ऐसा रियासती इदारों ने भी और वफाकी हुकूमत ने भी अब कुछ लोगों ने बोलना भी शुरू कर दिया है। बोलना शुरू कर दिया। और ये बात अब ये सवाल आपने सही कहा कि इस्तेसाल के बात है। हम्म, जब ये बंदा खुद वज़ीर-ए-आज़म था, वहाँ हाँ पे वज़ीर-ए-आला था, मुख्तलिफ हाँ गवर्नर्स इनके हाँ साथ थे। इस बंदे ने तो कुछ भी नहीं किया, मगर जब ये इनके पास इख्तियार ख़त्म हो गया तो आके एक ऐसी तंज़ीम के साथ हाँ। जुड़ गया कि हाँ, बलूचिस्तान के ऊपर ज़ुल्म हो रहा है, हमारे हुकूक छीने जाते हैं। अब ये देखें जो लोग वहाँ पे कह रहे हैं ना, एक तो ये कि इनका जुड़ना उनके साथ बुनियादी तौर पे, अगर मैं किसी ऐसे शख्स के साथ मिल जाऊं जो किसी तरह से स्टेट के खिलाफ है, जी, स्टेट के इसका बयानी के मतलब यह है खिलाफ। कि बेसिकली मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। एग्ज़ैक्टली। सपोर्ट क्यों कर रहा हूँ? मैं अपनी किसी ब्लैकमेलिंग के लिए कर रहा हूँ। हाँ, मैंने कुछ पॉलिटिकल गेन्स चाहिए, कुछ मुझे डिस्काउंट्स चाहिए, कुछ मुझे अपने कंसेशंस कुछ चाहिए, वोट चाहिए। अपने लिए चाहिए। और दूसरा ये है कि वोट तो मैनूवर हो जाते हैं बलूचिस्तान के अंदर। आपका क्या ख्याल है, यही इंडिपेंडेंट बयानिया वोटिंग होती बनाया है? ना, यही बयानिया बनाया कि हम आपके हुकूक उधर से छीन के लेके आएँगे, मगर कोई देखो मेरी बात सुने। जी, पहली बात तो ये है कि हकूक छीनने के लिए आपको हक देना पड़ता है। जब आप हक देंगे तो शायद आपकी लोग बात भी सुने। अब वहाँ पे वोट की जो मैनूवरिंग जी, है, जी, वो आप सबको पता है कैसे होती है। पता है। पंजाब के आप इलाकों के चले, दूर दराज के इलाकों में चले जाएं, चौधरी के कहने पे वोट दिए जाते हैं, जी, क्योंकि अगर चौधरी के कहने पे आप वोट नहीं देंगे तो वो आपको अपने गांव से निकाल देगा या आपको दरबदर कर देगा, किसी के साथ आपका कोई नुकसान कर देगा। अगर पंजाब के ऐसे या सिंध में ऐसे हो सकता है या केपी में ऐसे हो सकता है, तो बलूचिस्तान में तो इससे ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। अब दूसरी बात ये है, इस्तेहसाल आपका कोई और कर रहा है, किसी के बहकावे में आके कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बात दूसरों के खिलाफ कर रहे हैं, यानी स्टेट के खिलाफ कर रहे हैं, रियासती इदारों के खिलाफ कर रहे हैं। अब स्मगलिंग जो है वो रियासत तो नहीं कर रही है, नहीं, या आपके वर्दी वाले लोग तो नहीं कर रहे हैं। नेवर। अब कौन कर रहा है? ये देखें ना, ये सबसे कौन? पहले अगर उसमें ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है या ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल एलिमेंट्स का नेक्सस है या वहाँ पे ट्रेड, अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग बलूचिस्तान के रास्ते से होती है, इसको रोकना किसकी बात है? अब भी आप 4 जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह रहे हों, आप उनके इंटरव्यू करें, उनको यहाँ बिठाएँ, जी, वो आपको कहेंगे भाई हमें वहाँ पे काम ही कोई नहीं करने देता। हम किसी पे हाथ डालने की कोशिश करते हैं तो पीछे से कोई दूसरा बंदूक वाला आता है और कहता है भाई ये मेरे बंदे हैं, आपने पकड़ कैसे लिए? पकड़ के आपको जुर्रत कैसे हुई? आपने बलूचिस्तान में काम करना है, या इवन बलूचिस्तान के अपना पढ़ा लिखा तबका जो है वो इनसे सख्त तंग है। अगर जी, बलूचिस्तान का अपना कोई बंदा सीएसएस करके वहां पे अगर वो लगता है तो उसको भी उतनी ही थ्रेट्स हैं। जी, तो अब यार ये जो जी, आपने नो गो एरियाज एक तरह से बनाए हुए हैं, वहाँ पे आप अपनी मनमानियाँ करते हैं, उसके मुताबिक लोगों को लेके चलते हैं, लोगों को उकसाते हैं और सारी सूरत हाल, और कुछ लोग मर्जी से ये कर रहे होते हैं, कुछ लोग किसी और वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से कर रहे होंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे मारा तो गरीब आदमी जाता है। इन वडेरों का तो कुछ नहीं होता, ये अपनी ब्लैकमेलिंग करके बिलियंस कमाते हैं और आगे पीछे हो जाते हैं। बिल्कुल। जो तंज़ीमें हैं जो अपने आप को इंसानी लंबरदार इस तरह कोई आपने अलक़ाबात किए थे, वो लोग कहते हैं कि टीटीपी के साथ अगर मुज़ाकरात हो सकते हैं तो बीएलए के साथ क्यों नहीं? आप चूँकि 35 साल से सहाफ़त में हैं, आपने करीब से तहरीकें देखी हैं, मुख्तलिफ़ तहरीकें, मुख्तलिफ़ चीज़ें। आपके ख़्याल में बीएलए के साथ मुज़ाकरात हो सकती हैं इस सिचुएशन में? देखें, टीटीपी वाला मामला थोड़ा डिफरेंट है हाँ, और बीएलए वाला मामला थोड़ा डिफरेंट है। यस। टीटीपी वाला मामला अगर हम देखें तो वो थोड़ा सा आपने एक कुछ एसेट्स बनाए अमेरिका के साथ मिलके, जिनको आपने जहाद अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया, जी, और उसको जब आपने अमेरिका के साथ मिलकर डिसमेंटल करने की कोशिश की तो कुछ लोग आपके साथ आ गए, और कभी टीटीपी ने उस तरह से दहशतगर्दी में तो वो मुलव्वस हैं, लेकिन टीटीपी के साथ कौन मुज़ाकरात कर रहा है?
पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तान या स्टेट के इदारे टीटीपी के साथ तो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते नहीं, और वो कर भी नहीं रहे हैं। नहीं, और खुलेआम उन्होंने कहा कि उनके साथ नहीं, जो दहशतगर्दी करेगा, ब्लैकमेलिंग करेगा, उसके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये स्टेट का एक ओपन स्टांस, और स्ट्रिक्ट स्टैंस है। यस, एक बात, हाँ, अली अमीन गंडापुर साहब, जिन्होंने 2000 से ज़्यादा टीटीपी के लीडर्स और लोगों को अपने दौरे हुकूमत में, इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर और डेथ सेल के अंदर से लोगों को सदर आरिफ अलवी ने आज़ाद करवाया था। ये उनका स्टांस, ज़रूरत है कि इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ और उनको सेटल डाउन होने दिया जाए, क्योंकि उनके भी तकरीबन 3 साल के अंदर वो सेटल डाउन हुए। उन्होंने स्ट्रेंथन किया अपने आप को, अपनी पॉकेट्स को स्ट्रेंथन यस, किया, अपनी मोर्चाबंदी की। अब वो अगेन सियासत के साथ। अब पीटीआई को भी देखना पड़ेगा कि वो टीटीपी के साथ है या वो रियासत के साथ है। यस सर, पीटीआई को केपी के लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर उनके ये नुमाइंदा जमात है तो ये किस तरफ को खड़ी है और क्या उनको उसके साथ खड़ा होना है या उनको उनके साथ खड़ा नहीं होना है। अली अमीन गंडापुर को भी अपनी दहशतगर्दी की बुनियाद के ऊपर दहशतगर्दों के सरों पर सवार होकर अपनी हुकूमत को मुस्तहकम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हो नहीं सकती एंड ऑफ द डे, क्योंकि अब वहाँ पे भी नैरेटिव बदल रहा है। यस, अब बलोचिस्तान वहाँ पर तो स्ट्रेट अवे कहते हैं कि बलोचिस्तान को हमारे आबाओ अजदाद का जो फैसला था वो गलत था। अच्छा, अब यही कहते हैं ना जो 5 बगावत तहरीकें चलाई, हाँ, 48 से लेके अब तक 5 बगावत की तहरीकें हाँ, इन लोगों ने चलाई। देखें वो चलाई ना, जी, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद बेवकूफ़ थे, उन्होंने ये गलत फैसला किया। अगर खुले लफ्ज़ों में किया जाए ना, जी, बिल्कुल, जब आप ये कहते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद ने फैसला ठीक नहीं किया, इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि आपके आबाओ अजदाद जो थे वो बिल्कुल बेचारे अक्ल से पैदल थे और उन्होंने गलत फैसला किया था कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ जाने का या पाकिस्तान के साथ में शामिल होने का। जी, तो आप एक जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है उसके आपके खिलाफ हैं। फिर सेकंड जो जी, एलिमेंट है कि किस तरह से रॉ के एजेंट्स जो हैं वहाँ पे लोगों के अंदर पैसा, असला और उनको नफ़रत अंगेज़ और किस तरह से उनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं। अब आप ये देखेंगे जितने और लोग इनके मुल्क से बाहर हैं, हाँ, उनके अलायंस किसके साथ है, वो किसके साथ मिल रहे हैं और वो किसके साथ गपशप कर रहे हैं, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं और कहाँ से उनके और लिंकेजेस ज़रा निकालें आप। कौन सी कंट्री में ये प्लान बना रहे हैं? हाँ, मैं अब ये देखें ना, जब ऐसी सारी सूरत हाल है ना, मैंने काफ़ी दिन पहले इनको एक अपने जो पॉलिटिकल एनालिसिस के अंदर एक जी, इंटरनेशनल टीवी एक चैनल के ऊपर भी कहा था कि जॉइंट बॉर्डर मैनेजमेंट जब तक नहीं होगी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये वाला बॉर्डर जो है वो जॉइंटली मैनेज करें कि जो यहाँ से भागे हुए हैं उधर जो अफगानिस्तान के ऊपर हमले करते हैं उनको जो अफगानिस्तान जो है वो धक्का दे के इधर को भेजे और यहाँ पे बैठ के जो उधर की शरारतें करते हैं पाकिस्तान उनको उठा के, ताकि एक स्ट्रैटेजिक बॉर्डर मैनेजमेंट जब तक नहीं होगी, स्ट्रैटेजिक जॉइंट बॉर्डर मैनेजमेंट, तब तक अफगानिस्तान के साथ हमारा मसला हल नहीं हो सकता। उसको अपनी हद में रहना है, पाकिस्तान को अपनी हद में रहना है और एक दूसरे के साथ। और इसी तरह से ईरान के अब जो यहाँ पे हमले करते हैं पाकिस्तान के अपने इधर इंस्टॉलेशंस के ऊपर चीज़ों को, बंदों को मारते हैं, वो भाग के ईरान के अंदर चले जाते हैं। जिस तरह बेले तंजीम या बलोच लिबरेशन और जितनी भी तंजीम है वो कह रहे हैं कि हमारे आबाओ अजदाद ने गलती किया। इन लोगों ने डिक्लेयर किया कि खिलात ईरान का सूबा है, मगर ईरान वाहिद मुल्क है। जब पाकिस्तान 1948 में बना तो इन लोगों ने कहा कि पाकिस्तान पहला मुल्क है, इन लोगों ने तस्लीम किया, मगर वहाँ से भी इन लोगों को शिकस्त। अफगानिस्तान की ज़ाहिर शाह ने भी इनको कहा कि भाई हम आपको नहीं रख सकते, मगर फिर कैसे ये मामला आते? देखें, शरारती आदमी शरारत करता रहेगा, आपको ये रियलाइज़ करना है। जी, मैंने इसीलिए कहा था कि आपका जो कोयटा वाला, चमन वाला, इधर वाला जो बॉर्डर्स हैं, ये पाकिस्तान और ईरान को जॉइंट बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। दोनों मिलकर देखें, एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे तो काम चलेगा। ये अब दुनिया जो है ये अपने अपने मुफादात के गिर्द बेशक घूमती है, लेकिन अब तरीक़ाकार बदल चुका है। अब जब तक आप दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में नहीं आएंगे, हुकूमतें आपस में कोलैबोरेट नहीं करेंगी, रियासी इदारे आपस में कोलैबोरेट नहीं करेंगे, आपके मसले हल होने वाले नहीं। ईरान को पाकिस्तान से शिकायत रहेगी, पाकिस्तान को ईरान से शिकायत रहेगी, वो इधर शरारत करके उधर भाग जाएंगे, उधर से शरारत करेंगे और पाकिस्तान भाग आएंगे।
तो ये सारी, लेकिन आपको अगर हमसायों के साथ ताल्लुकात ठीक रखने हैं, तो सारे हमसायों को मिलकर एक पीसफुल स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क को डेवलप करना पड़ेगा, ताकि वो एक दूसरे के साथ मावनत के साथ इन शर पसंदों के साथ निपट सकें। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब, आपने अपने एनालिसिस और हमारे साथ जो पॉइंट शेयर किए कि वाकई पाकिस्तान के लिए भी ये सोचना चाहिए कि ऐसा मैनेजमेंट के जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, क्योंकि दहशतगर्दी को कौम मुल्क हर बंदे को ख़तरा है, लिहाजा दोनों तरफ से अगर हम ये तय करें कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ एक हुकूमत अमली बनाएं, तो दोनों मुल्क में इसकी में भला भी है और कामयाबी भी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।